गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनमें कि हम 5 मेंबर रिंग की स्टडी कर रहे थे। हमने उसमें सबसे पहला कंपाउंड पैरॉल देखा और उसकी मेथड ऑफ सिंथेसिस देखी। अब इससे आगे हम देखते हैं पैरॉल में बॉन्डिंग किस तरह से होती है। आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में जाते हैं और ये उसको अनुनादी संरचनाएं देते हैं जो कि इसके पैरॉल अणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली स्टेप में नाइट्रोजन के लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाते हैं और क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर्स यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं, नाइट्रोजन पर एक धन आवेश आ जाता है और उसके पश्चात यहाँ जो डबल बॉन्ड है कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाने की वजह से शिफ्ट होकर के और इस कार्बन पर ऋणावेश बना देता है। इसके पश्चात इसका दूसरा नेगेटिव दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये ऋण आवेश रिंग में आ जाता है और इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देता है। इसके पश्चात नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनता है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट में इस तरह से यहाँ पर बनता है। तो इस तरह से इसके विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनती है जो इसको विशेष तौर पर स्थायी बनाती है। हालांकि 6 मेंबर रिंग के कंपैरिजन में 5 मेंबर रिंग थोड़ी सी कम स्थायी होती है, लेकिन ये अनुनादी संरचनाएं इसको काफ़ी स्थायित्व देती है। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बंध लंबाई है वो डिफरेंट होती है और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब यहाँ पर हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी पैरॉल की क्षारकता कैसी होती है। क्षार वे पदार्थ हैं जो किसी भी विलयन से या तो विलयन से OH माइनस दे दें या H+ ले लें, जैसा कि हम क्षार की परिभाषा जानते हैं। तो पैरॉल पर क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ये लोन पेयर किसी भी हाइड्रोजन H+ के साथ में बंध बना करके और एक कैटायन बना लेता है, धनायन बना लेता है, जो इसकी क्षारकता को साबित करता है। लेकिन कंपैरेटिवली ये बहुत वीक क्षार होता है। ये वीक क्षार होने की वजह से, कमज़ोर क्षार होने की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ में अभिक्रिया कर पाता है। इसके अलावा इसके जो अम्लीय व्यवहार है ये हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं इसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं जो हैं वो क्या क्या होती हैं। पैरॉल पर हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखें तो पहली हमारी अभिक्रिया है हैलोजनीकरण, जिसमें कि हम ब्रोमीन की अभिक्रिया इस पर करा सकते हैं पैरॉल पर मिथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हमें टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है। क्लोरीनीकरण कराने के लिए हम S2Cl2 प्रयोग में लेते हैं जो कि हमें टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट देता है। आयोडीनीकरण के लिए हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लेते हैं, तो जो आयोडीन है वो 4 प्लेसेस पे हमें टेट्रा आयोडो पैरॉल देती है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में एसीटेट नाइट्रो हम अगर कंपाउंड से अभिक्रिया इसकी करवाएं तो हमें अल्फा स्थिति पर नाइट्रोपैरॉल मिलता है। सल्फोनीकरण में हम SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरीडीन का मिक्सचर डाइक्लोरो इथेन में लेते हैं, तो यहाँ पर हमें सल्फोनिक एसिड सेकेंड स्थिति पर सब्स्टिट्यूटेड मिलता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जैसा कि हम जानते हैं AlCl3 की उपस्थिति में अगर एसाइलेशन या एल्काइलेशन कराया जाए तो उसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में हमने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर सॉल्वेंट है, यहाँ हम AlCl3 काम में लेते हैं, तो यहाँ पर जो ये स्थिति है इस पर एसाइलेशन अभिक्रिया टू एसिटाइल यानी सेकेंड स्थिति पर एसिटाइलीकृत हमें पदार्थ मिल जाता है। गैटरमैन सिंथेसिस या गैटरमैन रिएक्शन में हम
इस अभिक्रिया में इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि भी आप अपने उसमें दे सकते हैं। HCN और HCl की उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर CH2Cl लगा हुआ मिलता है और उसके पश्चात हम उसको जल अपघटन या जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये इसमें बदल जाता है। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं रिमर-टिमन रिएक्शन। रिमर-टिमन रिएक्शन में हम देख रहे हैं CH-Cl3 की अभिक्रिया हम KOH के साथ में कराएं तो यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप हमें अल्फा स्थिति पर मिलता है, जैसा कि अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है। CH-Cl3 इस तरह से यहाँ पर जुड़ता है, उसके पश्चात इसका जल से अभिक्रिया होने पर यहाँ पर CH-Cl2 बन जाता है। इसके पश्चात इसका जल अपघटन किया जाए तो ये जो Cl2 है वो OH के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और लास्ट में क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH-OH समूह हैं उनकी वजह से ये अनस्टेबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये एल्डिहाइड हमें 2-फॉर्मिल पायरॉल हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखें कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम COH समूह इस पर लगाते हैं। गैटरमैन रिमर-टिमन अभिक्रिया का ही ये नेक्स्ट रूप है, जिसमें हम CH-Cl3 के स्थान पर यदि CCl4 ले लें तो यहाँ पर COH समूह लग जाता है। अभिक्रिया इसी प्रकार से रहती है, लेकिन अंत में इस जगह हमें अल्फा स्थिति पर COH समूह लगा हुआ प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम देखें कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ में इससे अभिक्रिया कराई जाए तो अल्फा स्थिति पर COO इंट्रोड्यूस हो जाता है और हमें कार्बोक्सिलिक पदार्थ प्राप्त होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट हम देखें एल्किलीकरण और एसाइलीकरण। इस अभिक्रिया में हम फर्स्ट स्टेप में इसकी अभिक्रिया कराते हैं मिथाइल आयोडाइड से टेम्परेचर कम रखते हुए, तो नाइट्रोजन पर मेथिल पायरोल हमें मिल जाता है। यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जगह CH3 समूह इंट्रोड्यूस हो जाता है और अगर हम इसी का टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर इसमें रीअरेंजमेंट होकर के हमें 2-मेथिल और 3-मेथिल पायरोल प्राप्त होता है। मेन प्रोडक्ट हमारा 2-मेथिल पायरोल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं एसिटाइल क्लोराइड से हम इसकी अभिक्रिया कराएं एल्काइल आयोडाइड की जगह एसिटाइल क्लोराइड से, तो यहाँ पर एसिटाइल समूह इंट्रोड्यूस होता है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है रीअरेंजमेंट हो करके ये जो एसिटाइल समूह है वो अल्फा और बीटा स्थिति पर शिफ्ट हो जाता है। इसके नेक्स्ट रिएक्शन है होबेन-हॉश रिएक्शन। इस रिएक्शन में इस अभिक्रिया में मिथाइल साइनाइड की जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो मिथाइल साइनाइड से यहाँ पर NH और C पर CH3 इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाता है और इसके पश्चात हम इसको HCl से ट्रीट कराते हैं, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ HCl कराते हैं। तो यहाँ पर COCH3 यानी डबल बॉन्ड यहाँ पर ये रिप्लेस होकर के ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है युग्मन डायमराइजेशन अभिक्रिया, जिसमें कि हम देख सकते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट से डायमराइजेशन यहाँ पर होता है। डायज़ोनियम सॉल्ट से जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्फा स्थिति पर N डबल बॉन्ड N C6H5 इंट्रोड्यूस हो जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यहाँ अभिक्रिया कराई जा रही है तो जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर के MgBr लग जाता है और उसके पश्चात इसकी CH4 बाहर निकल जाता है यहाँ से। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और डाइल्यूट HCl से, तो अल्फा स्थिति पर कार्बोक्सिलिक समूह इंट्रोड्यूस हो जाता है, 2-पायरोल कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट हम देखें अपचयन एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।